नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सुमित राणा और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो एक चैप्टर पे जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेस। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी कुछ वीडियोस मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। अगर आपका कोई भी दोस्त, कोई भी भाई बहन, कोई भी कज़न किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक कहीं भी पढ़ाई कर रहा है, कहीं भी पढ़ाई कर रहा है, तो वो कोई भी वीडियो, किसी भी चैप्टर का वीडियो मुफ्त में देख सकता है। उससे एक भी रुपए चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ये आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया गया है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया है फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस। और ये फ्री है इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि इसकी क्वालिटी में कोई खराबी है। दीज वीडियोज आर गेटिंग रिकॉर्डेड बाय द अमेजिंग फैकल्टीज ऑफ दिस नेशन। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ाई लिखाई बहुत जोरदार तरीके से करेंगे, आज का जो टॉपिक है इसको शुरू करते हैं, जिसका नाम है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने बात की थी वाटर स्कैरसिटी की। वाटर स्कैरसिटी वो सिचुएशन होती है जब पानी और कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर से भी कम हो जाता है। और अगर उससे ज्यादा होगा तो देखिए, अगर उससे ज्यादा होगा 1000 से 1600 होगा, 1000 से लेकर 1600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर तक होगा, तो वो सिचुएशन कहलाएगी वाटर स्ट्रेस की। तो आई होप आपको याद आ गया होगा कि वाटर स्ट्रेस और वाटर स्कैरसिटी क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे पानी को बचाया जा सकता। तो पानी की प्रॉब्लम जो है ना वो आज नहीं हो रही है। पानी की कमी जो है पहले भी होती थी। पहले मौसम की वजह से होती थी, कई तरीके के जगहों पर होती थी, कई देशों में होती थी, लेकिन उसका भी जुगाड़ कहीं ना कहीं पहले के लोग निकाल लिया करते थे। जब मैं पहले के लोग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं बात एंशियंट पीरियड की कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफिक रेफरेंस लूँ एंशियंट इंडिया का, तो एंशियंट इंडिया में भी कई ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर्स मतलब कई ऐसी बिल्डिंग्स आपको मिल जाती हैं, कई ऐसे डैम्स आपको मिल जाते हैं, रिजर्वायर्स मिल जाते हैं, एम्बैंकमेंट्स मिल जाते हैं, कैनाल्स भी मिल जाते हैं, जो पुराने लोगों ने बनाए थे ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आज भी मॉडर्न टाइम्स में उन्हीं स्ट्रक्चर्स का भी इस्तेमाल कंटिन्यू हो रहा है, या उनके जैसे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज डैम्स। ठीक है, तो चलिए स्लाइड पे आते हैं। तो अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तो यहाँ पर वही बात लिखी है जो मैंने अभी कहा कि एंशिएंट टाइम में भी जो है अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल होता था फॉर कंजर्विंग दी वाटर। और ये वन ऑफ दी एग्जाम्पल्स है। ये देखिए पुराने जमाने का कितना खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि मशीन से इसको डिजाइन किया गया है, बट इंटरेस्टिंगली उस वक्त तो मशीन्स भी नहीं होती थी। और इसके बाद अगली स्लाइड जो है वो यही बात करती है जो मैंने अभी कहा कि पुराने ज़माने की चीज़ें जो हैं आज भी कंटिन्यू हो रही हैं, स्पेशली डैम्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डैम्स के, या पुराने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के, पुराने ऐसे स्ट्रक्चर्स के जो कि पानी को कंजर्व करने के लिए काम आते थे। तो पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट सेंचुरी बीसी का। फर्स्ट सेंचुरी बीसी का सिंपल सा मतलब होता है, ये मान लीजिए टाइम स्केल है और ये 1 AD है ना, एना डोमिनी, या कह लीजिए बर्थ ऑफ क्राइस्ट की जब बात हो रही है, तो इसके ठीक पहले आएगा 1 BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, है ना, इसकी बात हो रही है। तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात हो रही है। श्री श्रृंगावेरापुरा इलाहाबाद के पास है, वहां पर एक स्ट्रक्चर आपको मिला है और ये है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये उस जमाने का स्ट्रक्चर है जहां पर पानी को कंजर्व किया जाता था। ये जगह कहां पर है? इलाहाबाद के पास। ये इलाहाबाद कहां है? उत्तर प्रदेश में। आज इसका नाम है प्रयागराज। ठीक है, तो इलाहाबाद का जो नाम है वो है प्रयागराज। और इसमें होता क्या था, सिंपल सी बात थी, जो भी फ्लड वाटर होता था, ठीक है, गंगा नदी का, उसको एक जगह पर चैनलाइज करके इकट्ठा कर लिया जाता था। तो क्या होता है कि जो नदियां होती है ना, उसमें बारिश के समय खास तौर पर बाढ़ आता है, और उत्तर प्रदेश में बहती है गंगा नदी। गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है भारत की। तो वो जब नदी में बाढ़ आती है तो उसी पानी को एक तरीके से अलग चैनल बना के यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाता था। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड का। चंद्रगुप्त मौर्य की ऑब्वियसली हमें ओरिजिनल फोटो नहीं मिलेगी, तो ये एक मूर्ति है जिसकी फोटोग्राफ मैंने यहाँ पर यूज की है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने समय में
अपने कार्यकाल में डैम्स और लेक्स और कई तरीके के इरिगेशन सिस्टम्स को बनवाया था। इस बात से आपको एक बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? फर्स्ट सेंचुरी बीसी का एग्जांपल लिया मैंने, मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले से वाटर कंजर्वेशन हो रहा है और बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है किसका? ओडिशा का, कलिंगा ओडिशा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र। यहां पर भी आपको अलग अलग तरीके के इरिगेशन वर्क्स के लिए स्ट्रक्चर्स बनाए हुए मिल जाते हैं जो पुराने जमाने के हैं। इसके बाद है 11th सेंचुरी का भोपाल। ये भोपाल वही जगह है जहां पर मैग्नेट ब्रेन्स फंक्शन करता है, मैग्नेट ब्रेन्स जहां से काम करता है, जहां पर हम लोग आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। 11th सेंचुरी में भोपाल लेक बनाई गई। ये जो है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक थी अपने वक्त की। 11th सेंचुरी का मतलब होता है ये समय, ठीक है, 1001 से लेकर 110 के बीच की बात हो रही है। तो 11th सेंचुरी में भोपाल लेक को बनाया गया। ये देखिए भोपाल लेक की ये रिसेंट तस्वीर है, ये राजा भोज की मूर्ति है और ये है वो लेक जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ये लोगों ने खुद बनाई थी। 14th सेंचुरी में जो है टैंक्स इन हौज खास, हौज खास कहां पर है? दिल्ली में है ना। ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। क्यों बनाया था? ताकि सीरी फोर्ट वाला जो एरिया है, आज का जो सीरी फोर्ट वाला एरिया है, वहां पर पानी सप्लाई हो सके। उसकी भी ये देखिए आपको ओरिजिनल तस्वीर यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। तो इंटरेस्टिंग बात है ना कि हमने बात की फर्स्ट सेंचुरी बीसी से, वहां से हम 11th सेंचुरी और 14th सेंचुरी का भी एग्जाम्पल देख रहे हैं। बाय द वे, जिसको पता नहीं है 14th सेंचुरी का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है 1301 से लेकर 1400 तक का वक्त। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो यहां तक हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जो हमको ये बताते हैं कि वाटर कंजर्वेशन एंशिएंट मेथड्स से भी जो है होता था और आज भी ये मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं। चलिए अब समझते हैं डैम्स के बारे में, क्योंकि मैंने कहा कि वाटर कंजर्वेशन करने के कई तरीके थे, कैनाल्स बनाना, एम्बैंकमेंट्स बनाना, रिजर्वॉयर्स बनाना और डैम्स बनाना। इसमें जो डैम्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको जरा फटाफट समझ लेते हैं। डैम्स का पर्पस क्या है? और डैम सर्व्स एज अ बैरियर इन वाटर फ्लो। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जब पानी बह रहा होता है तो उसमें एज अ बैरियर वो काम करता है। मतलब क्या है? लेट्स से ये पानी बह रहा है, ठीक है, मान लीजिए पानी बह रहा है, तो यहां पर क्या किया, पानी बहकर यहां तक जा रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? व्हाट यू आर डूइंग हियर इज, आप जो है यहां पर आप इस पानी को रोक रहे हैं। ठीक है, आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ईंट लगा के, है ना, मिट्टी लगा के, व्हाटएवर, आपने कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जिससे आपने पानी को यहाँ पे रोक लिया। अब ये पानी इस पर्टिकुलर जगह पे जो है भरता चला जाएगा और यहाँ पे पानी नहीं बहेगा। यहाँ तभी बहेगा जब आप इसको, इसके ग्रिड्स को खोल देंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो डैम क्या है? इट वर्क्स एज अ बैरियर इन वाटर फ्लो, क्रिएटिंग अ रिजर्वॉयर और इंपाउंडमेंट। बात वही होती है, इंपाउंडमेंट का मतलब होता है एक ऐसा घेराव जहां पर आप पानी को इकट्ठा कर सकते हो। The term dam primarily refers to the reservoir rather than the structure itself. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम डैम की बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है वो बड़ी बड़ी जो बहुत सारे पत्थर और जब ईंटें दिखाई दे रही है हम उनकी बात करें, नहीं। डैम का मतलब है वो जो रिजर्वॉयर बना है जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, ऐसा एरिया जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द डैम। और कई जो डैम्स होते हैं वो स्पिलवे या वियर से बने होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। आपने कई तरीके के डैम्स की फोटो देखी होगी जो मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। यहां पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से जो है बटा हुआ होता है हिस्सा, और यहां पर गेट्स लगे होते हैं। ठीक है, ये तो पूरा ब्लॉक होता है, ये पूरा पत्थर से ब्लॉक होता है। ये मान लीजिए इसके दरवाजे हैं, ये पूरा ब्लॉक है। ठीक है, ये सारा कुछ ब्लॉक्ड है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लगे हुए हैं दरवाजे, दरवाजे कह लीजिए, डैम गेट्स कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए। मुद्दा ये है कि ये सब बंद रहता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर हम इसी को हम स्पिलवे कह रहे हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? स्पिलवे कह रहे हैं। जैसे ही आपने गेट खोला, पानी इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीर में स्पिलवे क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पहले।
तो डैम्स के अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्ट्रक्चर, नॉट ओनली ऑन द स्ट्रक्चर पर भी अलग अलग तरीके का नाम डिपेंड करता है। पहला नाम है टिम्बर डैम्स। टिम्बर से समझ में आ रहा है, टिम्बर से बना हुआ डैम है। ये देखिए ध्यान से, इस इमेज में अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज द टिम्बर डैम, है ना। लकड़ियों का इस्तेमाल करके इस डैम को बनाया गया है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पानी फ्लो नहीं हो रहा है, बहुत ही छोटा सा एक पट्टी नुमा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, वहां से नदी फ्लो हो रही है और यहाँ पर पानी रुक रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा एम्बैंकमेंट डैम। एम्बैंकमेंट डैम का मतलब होता है ये तटीय जो आप बांध बनाते हैं। तटीय मतलब बांध का मतलब क्या होता है, ये नदी है, नदी फ्लो कर रही है और उसका जो बैंक है वहां पर आपने, ये देखिए ध्यान से, मैं फिर से हाईलाइट करता हूं इस स्ट्रक्चर, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखिए। यहां पर आपको ये जो है कुछ मिट्टी, सैंड, पत्थर वहां पर लदे हुए दिख रहे हैं। इससे क्या होता है, पानी इस तरफ नहीं आएगा। इसके अलावा है मेजनरी डैम्स। मेजनरी डैम्स ये होते हैं जो आमतौर पे हम देखते हैं, ये है मेजनरी डैम का स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अलावा इन्हीं में कई तरीके के इनके टाइप्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो टाइप्स है वो क्लासिफाई होते हैं उस मटेरियल पे जो कि उसका इस्तेमाल वहां पे किया गया है। इसके बाद है जो डैम्स होते हैं उसका हाइट के हिसाब से भी जो है क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे तो हाइट बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप यहां ध्यान देंगे तो हाइट बहुत ज्यादा है। यहां अगर आप ध्यान देंगे तो हाइट काफी छोटी है, ठीक है। वही लिखा हुआ है, डैम्स आर कैरेक्टराइज्ड एज लार्ज और मेजर डैम्स एज वेल एज लो, मीडियम हाइट एंड हाई डैम्स डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट एंड स्केल। दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू हियर। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि डैम्स क्या होते हैं। मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं कि डैम्स वो जगह है या वो स्पेस है जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि जो डैम्स है उसका पर्पस क्या है। अभी तो हमने देख लिया डैम है क्या, टाइप्स ऑफ डैम क्या है। नाउ हैव अ लुक एट व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द रोल ऑफ द डैम्स। तो जो पहला पर्पस है वो है ट्रेडिशनल पर्पस। ट्रेडिशनल पर्पस क्या है भाई, कि जो डैम का मेन प्रयोग शुरू से होता है वो क्यों होता है। तो देखिए इंडिया एग्रेरियन नेशन है। इंडिया एग्रेरियन नेशन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती है और खेतों को बारिश के अलावा जो पानी है वो डैम ही दे सकता है। डैम कैसे दे सकता है भाई, बहुत सारी हमारे भारत में नदियां बहती हैं, नदियों का पानी इधर उधर जाता है। ऑब्वियसली नदी का अपना एक फ्लो होता है, वो कहीं भी जा सकती है। तो क्या होता है कि डैम्स को बनाया जाता है ताकि नदी के जो पानी है, खास तौर पे जो बाढ़ वाला पानी है, उसको स्टोर कर लो, ठीक है, और उसका इस्तेमाल आप एग्रीकल्चरल फील्ड्स में कर लीजिए। वही मैंने कहा यहाँ पे कि रेन वाटर और जो है रिवर वाटर का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के इरिगेशन में कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कंटेम्प्रेरी यूटिलिटी, अभी की बात हो रही है। मॉडर्न डैम सर्व डाइवर्स फंक्शन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब देखिए क्या है, पहले सिर्फ होता था इरिगेशन, ठीक है, पहले क्या होता था सिर्फ इरिगेशन होता था, पहले खेती का काम था। अब सिर्फ खेती नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पहला बोला कि बिजली बनाने के लिए भी डैम्स का इस्तेमाल होता है। इसके बाद वाटर सप्लाई करना फॉर वेरियस यूजेस, जैसे आपके घरों में भी जो पानी आता है, कई शहरों में पानी जो है डैम से ही आता है। इसके बाद है फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को काबू करने के लिए भी डैम का इस्तेमाल होता है। रिक्रिएशन एक्टिविटीज, रिक्रिएशन एक्टिविटीज का मतलब क्या है, जैसे आप डैम्स वगैरह देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर लोग जो है अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स खेल रहे हैं पानी में, है ना। वहाँ पे फिल्म की शूटिंग्स भी हो रही हैं, वहाँ पर कई तरीके के एक्टिविटीज हो रही हैं, इसमें भी डैम का प्रयोग हो जाता है। नेविगेशन, है ना, एंड फाइनली द फिश ब्रीडिंग, फिश को ब्रीड करने के लिए भी डैम का इस्तेमाल करवा दिया जाता है। नाउ लेट्स गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई मस्ट से, दैट इज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है ना, ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, इन्हीं डैम्स को हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहते हैं। और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने जो पिछली स्लाइड में भी देखा कि अब डैम्स के प्रयोग सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं, कई चीजों के लिए किया जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए, देखिए फोटो में जो है मैंने वो लगाया है। भाखरा नंगल डैम सतलज ब्यास नदी पर है, दो नदियों की बात हो रही है, सतलज और ब्यास। वहां पर कौन सा है, भाखरा और नंगल की बात हो रही है। एंड हीराकुद इन महानदी बेसिन, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक वर्ड यूज किया गया, हाइडल पावर प्रोडक्शन, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। मतलब ये है कि जो आपका भाखरा नंगल डैम है और जो हीराकुद डैम है, इसका प्रयोग हाइडल पावर के लिए हो रहा है, मतलब पानी से बिजली बनाने के लिए हो रहा है। इसके अलावा जो है खेती के लिए भी हो रहा है और साथ ही साथ
बाढ़ रोकने के लिए भी हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है हीराकुद और भाखरा नंगल का। ये आपका भाखरा नंगल है और ये है हीराकुड डैम। ठीक है, और मैं स्पिल्सवे की बात कर रहा था। स्पिल्सवे ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे स्पिलवे, इसको आप स्पिलवे समझ सकते हैं, जहां से पानी निकल रहा है। ये मैंने शुरुआत में आपको समझाया था। चलिए अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जहां से आप कुछ पॉइंटर्स लिख सकते हैं आंसर में। नेशनल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। डैम्स का प्रयोग जो है हमारे नेशन के, हमारे देश के डेवलपमेंट में भी काम आता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी के बाद। वर एनविजन्ड एज टूल्स फॉर नेशन डेवलपमेंट इंटीग्रेटिंग रूरल एंड अर्बन इकोनॉमीज। मतलब यह है कि भाई जो डैम्स पोस्ट इंडिपेंडेंस बनाए गए, आज़ादी के बाद बनाए गए, वहाँ पर इस तरीके से उन डैम्स को डिज़ाइन किया गया ताकि जो शहरों की इकोनॉमी है और जो गाँव की इकोनॉमी है उसको काफ़ी फ़ायदा मिले। शहरों और गाँव की इकोनॉमी को फ़ायदा मिले का मतलब ये होता है कि डैम्स इस तरीके से बनाए जाए कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो, जिसकी वजह से लोग पैसा कमा सकें और अपनी लाइफ स्टैंडर्ड्स को चेंज कर सकें। और इसके बारे में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का क्या कहना था? उनका ये कहना था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। कितनी बड़ी बात कही है, देखिए ना, टेम्पल सीधे वर्ड यूज किया है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो नेहरू जो है क्या कह रहा है डैम्स को? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। एग्जामिनर क्या बोलेगा कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया डैम्स को किसने कहा था? तो यू शुड नो दिस फिगर, द लेजेंडरी फिगर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री जवाहरलाल नेहरू। और क्यों कहा था? बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द कन्वर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर, विलेज इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन ग्रोथ। इसलिए कहा था क्योंकि चाहे वो शहर हो या गांव हो, चाहे बिजली बनाना हो, रिक्रिएशन एक्टिविटीज करना हो, खेती करना हो या पानी को स्टोर करके रखना हो, डैम्स के अलग अलग पर्पसेस हैं। तो देखिए, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे ना, तो अभी तक मैं जो बोलते चला आ रहा हूं उसमें एक ही चीज कॉमन है। क्या? पहले डैम्स का प्रयोग सिर्फ खेती के लिए था और अभी जो डैम्स का प्रयोग है वो मल्टीपल पर्पसेस के लिए है, एंड दैट इज द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको लोगों की लाइफ पे देखने को मिलेगा। यहां पर आपको इंसानों की लाइफ पर भी देखने को मिलेगा और जानवरों की लाइफ पर भी असर देखने के लिए मिलेगा। तो हम उन्हीं असर के बारे में बात करेंगे। खासतौर पे हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की, कि एनवायरनमेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ता है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट से या डैम बनाने से। तो पहला क्या है? ऑल्टर्ड रिवर इकोसिस्टम। ऑल्टर्ड रिवर इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जो रिवर का इकोसिस्टम होता है ना, वो वेरी कर जाता है, वो बदल जाता है। ठीक है, उसमें ऑल्टरेशन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तो बेसिकली कैसे होता है? देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ लिखी है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा, बट एक एग्जाम्पल समझो। देखो, ये मान लो रिवर फ्लो कर रही है, तो जब रिवर फ्लो कर रही होती है ना, तो जो एक्वेटिक लाइफ है ना, जो इस नदी में जो जीव जंतु हैं, वो अपनी जिंदगी को उसके हिसाब से ढाल लेते हैं। कुदरत का यही होता है ना भाई, आपको ठंड लगती है तो आपकी बॉडी एक तरीके से रिएक्ट करती है, गर्मी लगती है तो आपकी बॉडी एक तरीके से रिएक्ट करती है। सिमिलरली जब रिवर का फ्लो है, उस फ्लो के हिसाब से कई एक्वेटिक जो आपके एनिमल्स हैं उनकी जो लाइफ है वो डिसाइडेड है। अब होता क्या है, आपने ऑल ऑफ अ सडन वो सारा स्टॉप लगा दिया है ना, आपने वो पानी के फ्लो को तोड़ दिया, तो जो उनकी जो लाइफ है, जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है उनका, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसमें काफी डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो एक तो वो पॉइंट है। उसके अलावा जो यहाँ लिखा है उसको भी देखते हैं। द रेगुलेशन एंड डैमिंग ऑफ रिवर डिस्टर्ब द नेचुरल फ्लो, जो मैंने अभी समझाया हालांकि, लीडिंग टू पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन एट द रिजर्वायर बॉटम। अब इसका मतलब क्या है? देखो समझो, ये नदी का फ्लो है ना, और आपने क्या किया, यहाँ पर डैम बना दिया। ठीक है, यहाँ पर डैम बना दिया, तो हो क्या रहा है कि ये जो सेडिमेंट्स है ना, मतलब जो रेत मिट्टी सब जो भी सिल्ट वगैरह सब बह के जा रहा है, वो क्या हो रहा है, अब ये इस डैम की वजह से, इस दरवाजे की वजह से अब ये आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा कि यहाँ पर वो जमता चला जाएगा, वो जो सेडिमेंट है वो यहाँ पर पूरा जमता चला जाएगा। ठीक है, एक तो ये है। अब इससे क्या होगा कि ये जो है ना, ये हिस्सा, ये कैसा हो जाएगा, पथरीला टाइप का हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी जमते 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 लेयर उसकी चौड़ी होती चली जाएगी। अब इससे क्या होता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है ना, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि देखो, एक्वेटिक लाइफ जो है ना, अगर आप देखो, जैसे आपने देखा होगा स्कूबा डाइवर्स के वीडियोस आते हैं, उसमें वो जब जाते हैं तो वहां पर नीचे
एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है, मछलियाँ होती हैं, केकड़ा होता है, ऑक्टोपस होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी पौधे होते हैं। वहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत स्मूथ दिखाई देती है, क्लेई होती है, वो भी मतलब वेराइटी ऑफ थिंग्स आर देयर इन द वर्ल्ड, राइट। मतलब एक जैसा नहीं होता, बट द पॉइंट हियर इज ऐसा नहीं होता है कि बस जमता चला जा रहा है और लेयर बनती चली जा रही है। दिस इज नॉट हैपनिंग एनीवेयर, राइट। इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस झेलना पड़ता है। अगला है ऑब्स्ट्रक्टेड एक्वेटिक माइग्रेशन, हालांकि ये उसी का कंटिन्यूएशन है जो मैं अभी बात कर रहा था। तो डैम्स फ्रैगमेंट रिवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवर्स को तोड़ देते हैं, हिंडरिंग द माइग्रेशन ऑफ एक्वेटिक फौना। फौना क्या होता है? एनिमल लाइफ की बात हो रही है, ठीक है। तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वेटिक जो वहाँ पर एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक्वेटिक लाइफ बोल रहा हूँ तो यहाँ पर मछलियाँ भी हैं, केकड़े भी हैं, जो भी इमेजिन कर पा रहे हो आप, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो इनका तो मूवमेंट हो नहीं रहा है, ठीक है। और खास तौर पे उनका नहीं हो रहा है जो स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है? जो अंडे देते हैं ना, जैसे मछलियाँ वगैरह जो अपने अंडा दे रही हैं, उसको स्पॉनिंग कहते हैं। विच हैज सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द रिवर्स बायोडाइवर्सिटी। अब आपने पढ़ा तो है ही बचपन से कि भाई जो पूरा इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब जो भी है, मतलब एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जब यहाँ पर रिवर फ्लो हो रहा था, जब मछलियाँ जब इनके साथ साथ फ्लो कर रही थी, यहाँ किसी पर्टिकुलर जगह पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर रही थी, वहाँ स्पॉनिंग हो रही थी, ठीक है। अब वो स्पॉनिंग बंद हो गई, वो कहाँ हो रही है? वो डैम में ही हो गई या उससे पहले ही हो गई। तो वो फ्लो आगे तो नहीं गया ना, वो फ्लो आगे नहीं गया, तो उससे जो उस पे जो लोग निर्भर थे, उस पे जो लाइफ्स निर्भर थी, अब उनकी हालत खराब हो गई। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। नेक्स्ट इज फ्लड प्लेन सबमर्जेंस। फ्लड प्लेन सबमर्जेंस क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है, द क्रिएशन ऑफ रिजर्वॉयर्स ऑन द फ्लड प्लेन्स रिजल्ट्स इन सबमर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वेजिटेशन इन सॉइल लीडिंग टू देयर ग्रेजुअल डीकम्पोजिशन ओवर टाइम। इसका मतलब ये होता है कि देखो, जैसे मान लो ये नदी बह रही है ना, अब ये नदी बह रही है और क्या होगा, ये पहाड़ से होते हुए आ रही थी, है ना। अब बाढ़ आया, बारिश की वजह से बाढ़ आ गई, या मान लो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया तो बहुत ज़्यादा पानी में बाढ़ आ गई। अब इसकी वजह से आपने क्या किया? एक डैम बना दिया था। यही किया था ना कि डैम बना दिया कि भाई हम जो है क्या कहना चाहिए कि यहाँ पर अब जो है पानी इधर उधर नहीं जाएगा। तो हो क्या रहा है कि इसके इर्द गिर्द, मान लो ये डैम है, ये डैम का स्ट्रक्चर है, ये नदी है, और इसके इर्द गिर्द यहाँ पे आसपास थोड़ा बहुत आपको वेजिटेशन देखने को मिल रहा है। तो ये भी वेजिटेशन क्या हो गया? वो सब पानी में डूब गया, क्योंकि पानी तो क्या है ना, उस देखो ऐसे समझ में आएगा आपको। मान लीजिए ये पानी का फ्लो है, यहाँ पर पानी अभी बह रहा है और ये है डैम की हाइट। अब पानी भरते 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 डैम की हाइट तक चला गया, तो ऑब्वियसली जो वेजिटेशन थी, जो पेड़ पौधे लगे थे, वो सब तो डूब गए इसके अंदर। तो ये भी एक तरीके से एक लॉस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तस्वीरें कुछ आगे आएंगी तो मैं फिर से इनको समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट है सोशल इंपैक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट। सोशल इंपैक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब ये कि जब डैम्स वगैरह बनाते हैं ना, तो ये छोटी मोटी जगह में नहीं बनता है, इसके लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है, कई एकड़ ज़मीन चाहिए होती है। अब कई एकड़ ज़मीन के लिए आपको ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को हटाना पड़ेगा। तो अब आप एक इंसान को हटाते हो तो उसकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, गांव के गांव खाली करवाने पड़ते हैं, ठीक है, गांव के गांव हटाने पड़ते हैं। तो जब गांव के पूरे लोग वहाँ से हटेंगे तो आप सोचो उनका एक रिदम ऑफ लाइफ होगा वो डिस्टर्ब होगा, उनका जो अर्निंग है, सोर्स ऑफ अर्निंग है वो डिस्टर्ब होगा, उनका जो कल्चर वहाँ पर डेवलप हो चुका है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे काफ़ी जो है नुकसान इंसान को भी झेलने पड़ते हैं। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी बचाओ आंदोलन, ये क्यों हुए? बिकॉज ऑफ दिस लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्यों भाई? क्योंकि डैम बनाना था तो लोगों को हटाया गया। जब लोगों को हटाया गया तो कहा गया भाई हम आपको कुछ देंगे, इसके बदले में मुआवजा मिलेगा, आपको रहने खाने नौकरी करने की या कमाने की सुविधाएं प्राप्त करवाएंगे। नहीं मिला। तो जैसे एग्जाम्पल है नर्मदा बचाओ का, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का ये तस्वीर है, और ये यहीं से शुरू होता है तेहरी डैम का जो मूवमेंट था, है ना। तो ये 2 डैम्स बनने की वजह से कई लाखों, ऐसे नहीं है 2-4 ये जो दिख रहे हैं वही उतने ही नहीं है, लाखों जिंदगियों पे फर्क पड़ता है। तो ये भी एक नुकसान है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि उनकी ज़मीन चली जाती है, उनके जीने खाने का जो भी सोर्सेज है वो सब कुछ चला जाता है, और जो भी उनके पास अवेलेबल सोर्सेज है सब कुछ चले जाते हैं, जो कि उन्होंने ज़िंदगी भर की मेहनत से बनाया होता है। नेक्स्ट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आप एक डैम बना रहे हो, जब भी आप एक प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर रहे हो, तो हो क्या रहा है यहाँ पे
आप इस उम्मीद से कर रहे हो कि भाई बहुत कुछ फायदा होगा। किसका फायदा होगा? पूरे देश का फायदा होगा। लेकिन यहां पर कुछ लोगों का बड़ा नुकसान भी हो जाता है। क्या नुकसान हो जाता है? तो देखो, फायदा किसका हो रहा है? लैंड ओनर्स का, जिसकी जमीन है, बड़े बड़े फार्मर्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, और कुछ अर्बन सेंटर्स का। अर्बन सेंटर्स का मतलब है वो शहरी क्षेत्र जिसको इस डैम से फायदा होने वाला है। लेट्स से अगर आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो, है ना, आपको पानी चाहिए तो डैम से तो पानी आप ले लोगे, है ना। तो ऐसे लोगों को फायदा है। बट ऐसे जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो गरीब किसान हैं, है ना, जो छोटे मोटे काम कर करके जिंदा रहते थे, उनका क्या? उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। बहुत बड़ा इसलिए नुकसान होता है कि भाई मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, अब दोनों को ही कंडीशन ये दे दी गई कि भैया डैम बनने वाला, अपनी जगह छोड़ो। तो ये क्या करेगा? मान लीजिए इसके पास लेट्स से 2-3 करोड़ रुपए हैं, तो ये जाएगा शहर में, अपना प्लॉट खरीदेगा, घर बना लेगा, अपना नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर लेगा। टफ लाइफ इसके लिए भी होगी शुरू में। अब इसके पास तो कुछ है ही नहीं ना, तो ये क्या करेगा, है ना। इसको थोड़ा बहुत जो मुआवजा मिला या नहीं भी मिला, लेट से वो जमीन पे इसका अधिकार था ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, तो इसको वो भी नहीं मिला। अब ये जाएगा, गली गुचों में रहेगा, झुग्गी झोपड़ियां बनाएगा, उसमें रहेगा, और फिर से शुरू करेगा अपनी लाइफ को, देखेगा कहां पर इसको क्या काम मिल सकता है। तो दोनों के लिए लाइफ टफ हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा टफ किसके लिए? इसके लिए, क्योंकि ये वल्नरेबल है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। तो बेनिफिट्स भी किसको है? जिसके पास दौलत है। एक छोटा सा एग्जांपल है नर्मदा बचाओ आंदोलन का। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसा कि हमने एग्जांपल में शुरू ही देखा था, नर्मदा नदी के पास जो है डैम बन रहा है, उसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चला है। वो उसका लोगो है जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन का। नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ, मतलब वो कह रहे हैं भाई नर्मदा नदी को भी खतरा है डैम बनने से। जैसे हमने देखा ना कि रिवर का जो फ्लो है, अगर उस पर कोई भी रुकावट आएगी तो वहां की जो पूरी एक्वेटिक लाइफ है उस पर भी प्रॉब्लम आती है ना। और जो नदी से रिलेटेड लोग हैं, मतलब जो नदी पे डिपेंडेंट लोग हैं, इनको तो नुकसान हो ही रहा है। तो फर्स्ट क्या है? फॉर्मेशन एंड फोकस। किसका? मतलब इसका एनबीए का। एनबीए का फुल फॉर्म है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो मैं एनबीए कहूंगा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? एक एनजीओ है। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये गैर सरकारी संस्था है, मतलब ये सरकारी संस्था नहीं है, सरकार ने इसको नहीं खोला है। तो एनजीओ दैट मोबिलाइज्ड वेरियस ग्रुप्स इंक्लूडिंग ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर इन गुजरात। ठीक है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई गुजरात में जो है सरदार सरोवर डैम बना, उसकी वजह से, अच्छा वो कहाँ बना? नर्मदा रिवर पे बन रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है, इसकी वजह से क्या है कि वहाँ की जो पूरी लाइफ है, चाहे वहाँ का आप समझ लो पूरा इकोसिस्टम है, वही पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। वहाँ पे रहने वाले इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सबको एक तरीके का नुकसान दिख रहा है। तो उसको बचाने के लिए एनबीए जो है फॉर्म हुआ था। एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या थे? पहले तो जो है वो सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यूज की बात कर रहे थे, जैसे कि ट्रीज की, है ना, कि जो पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ हैं, सालों में उगते हैं, 1-2 दिन में पेड़ तो उगता नहीं है। तो भाई अगर ये डैम बनेगा तो इसकी वजह से क्या होगा? पानी में सारे पेड़ डूब जाएंगे। तो पहला तो ये था कि हमें पेड़ बचाने हैं, ठीक है। इनिशियली तो इसी पे बात हो रही थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? सिर्फ पेड़ से तो नुकसान हो ही रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एनबीए जो है उसने अब ये भी देखा है कि भाई गरीब लोग हैं, उनका भी नुकसान है, ठीक है। तो गरीब लोग जो, उनका नुकसान कैसा है? जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, वो वहां से हटा दिए जाते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि इनको जो सो कॉल्ड रिहैबिलिटेशन की बात होती है, मतलब क्या होता है ना, देखो जब डैम वगैरह बनता है ना तो लोगों से कहा जाता है भाई हम तुमको मुआवजा देंगे। क्या देंगे? मुआवजा, कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन देंगे मतलब तुम्हें पैसा देंगे, सही मायने में पैसा देंगे। अब इस पैसे का तुम इस्तेमाल करो, बिजनेस खोलो, है ना, घर बनाओ, कुछ भी करो जिससे तुम आगे का जीवन यापन कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो कंपनसेशंस मिलने थे या जो रिहैबिलिटेशन करना था, लेट्स से कि अगर आपको हम बेटा हम यहाँ से हटा रहे हैं तो हम आपको वहाँ पे जगह देंगे, वहाँ अपना घर बना लेना, वो सारी चीज़ें हुई नहीं, ठीक है। तो पहले तो मुद्दा पेड़ों से शुरू हुआ था, लेकिन अब गरीबों की जिंदगी पर भी बात आ गई थी और इसको भी एनबीए ने मुद्दा बनाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने मुद्दा बनाया। इसके बाद many affected individuals accepted displacement as a sacrifice for the promise of irrigated field। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उनको कहा गया भैया खेती की जमीन दे देंगे, and abundant harvest believing it was for the nation's benefit।
आप मेरे ख्याल से आप बात समझ पा रहे होंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है या सही है, मैं आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो बुक में है। केस स्टडी क्या कहती है भाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है एक एनजीओ है जो कि काम करता है उन लोगों के लिए जो कि अफेक्टेड हैं सरदार सरोवर डैम के बनने से। मुद्दा शुरू हुआ था पेड़ों को बचाने से कि पेड़ डूब रहे हैं, लेकिन बात यह भी देखी गई कि भाई जो गरीब व्यक्ति है उसका तो नुकसान ही नुकसान है ना। क्योंकि भाई अब आप कह रहे हो कि तुम बेटा चिंता मत करो, यहाँ से हटा देंगे ना, तुम्हें जहां भी लेके जाएंगे तुम्हें बढ़िया जमीन दे दी जाएगी, खेती बाड़ी करना, जिंदा रहना, अपना प्रोग्रेस करना लाइफ में। बट ऐसा हुआ नहीं, तो जो प्रोमिसेस हैं वो हुए नहीं। ये कौन क्लेम कर रहा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने इसके पहले जो हेडिंग देखा हमने वही देखा है कि चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। इसके बाद चैलेंजेस एंड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस किस पे? नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात हो रही है तो इसी की है। आफ्टर डिकेड्स ऑफ हार्डशिप एंड precarious livelihoods, these affected now question whether they are the only ones making sacrifice for the nation's development। तो इसको आप इस तरह से देखिए कि जब उनको हटाया गया तो कहा गया देखो डैम बनेगा तो देश आगे बढ़ेगा, डैम से बहुत सारी एक्टिविटीज जुड़ी होती हैं, तो उनको इस तरीके से समझाया गया। लेकिन उनका भी सवाल ये कि क्या सिर्फ हमने ठेका ले रखा है नेशन डेवलपमेंट का, मतलब हमें ही सारी कुर्बानी देनी पड़ेगी नेशन को डेवलप करने के लिए? हमारा क्या, व्हाट अबाउट अस? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आज भी हालात ऐसे हैं जो कि एनबीए क्लेम करता है कि भैया लोगों की जिंदगियां सुधरी नहीं है। ठीक है, तो ये नुकसान हो सकता है। अब इसमें कई लोगों का रोल हो सकता है, कई लोग इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सरदार सरोवर डैम। ये भी एक एग्जाम्पल, ये जो हम बात ही कर रहे थे, अ वाइटल रिसोर्स प्रोजेक्ट। लोकेशन क्या है? वही जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, नर्मदा रिवर, गुजरात, सरदार सरोवर डैम। तो हम डैम के बारे में समझ रहे हैं, डैम है क्या। देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या, अब हमने देख लिया। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द सरदार सरोवर डैम। ये जो डैम है ये बेसिकली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये डैम नहीं मतलब ये पूरा जो प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर डैम का, ये 4 प्रदेशों में फैला हुआ है। ये 4 प्रदेशों में कैसा फैला हुआ है? तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि चारों बाउंड्री शेयर कर रही है ना। जैसे आप एमपी को देखोगे तो एमपी से महाराष्ट्र डाउन साउथ में, राजस्थान जो है इस तरफ वेस्ट की तरफ, और गुजरात जो है वो भी उसी तरफ आपको बाउंड्री शेयर करते दिखाई देगा, है ना। तो इस डैम का ऑब्जेक्टिव क्या था? पानी देना। किसको पानी देना? ठीक है, जो खास तौर पे ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं और डेजर्ट एरियाज हैं, जहां पर ज्यादा सूखा पड़ता है, जहां पर डेजर्ट है, उस जगह पे पानी देना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस डैम का। और किस किस को फायदा होता है इससे? तो देखो बहुत ध्यान से लिखा हुआ है यहाँ पे, इट प्राइमरली केटर्स टू द वाटर नीड्स ऑफ 9490 विलेजेस। 9490 गांवों को पानी देने के लिए इस डैम को बनाया गया, एंड 173 टाउन्स इन गुजरात एंड 124 विलेजेस इन राजस्थान। अब आपको लग रहा होगा यार ये बड़ा मामला कंफ्यूजिंग है। अभी आपने बोला नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में, आप वहां ये बोल रहे हो कि यार इससे नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहे हैं, ट्रीज का नुकसान है, वहां जो वहां से डिस्प्लेस हुआ उसका नुकसान हो रहा है। अब आप उसी डैम की बात करो, आप यहाँ पे बता रहे हो कि देखो 9490 लोग गांवों को पानी दे देंगे, 173 टाउन्स को पानी दे देंगे, और ये उसी गुजरात में देंगे जहां पर वो नुकसान हम बता रहे थे। तो यही होता है किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, कहीं फायदा दिखाई देता है तो कहीं नुकसान दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने क्या समझा मैं फिर से रिकॉल करवाता हूं। वी स्टार्टेड विद द डैम्स, मतलब वी स्टार्टेड विद एंशिएंट टाइम्स, बट मेनली वी स्टार्टेड विद द डैम्स। डैम्स के टाइप्स क्या होते हैं, डैम्स का रोल क्या होता है, उसका नुकसान भी क्या होता है, और खास तौर पे जब हमने डैम्स को एज अ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बोला तो उस केस में नुकसान क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं, हमने देखे। वी हैव सीन द सरदार सरोवर डैम एंड वी हैव सीन द रोल ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। Now what we will do is, now we will talk about the irrigation specifically। ठीक है, इरिगेशन मतलब सिंचाई होती है। तो क्या होता है भाई, अब डैम्स वगैरह बनने से जो है इरिगेशन पे, है ना, क्या फर्क आता है, इरिगेशन पे क्या असर पड़ता है, तो वो हमें देखना है। तो क्रॉपिंग ट्रांसफॉर्मेशन पहला पॉइंट है। क्रॉपिंग ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो फसलें उगाई जा रही हैं उसकी बात हो रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन हैज लेड टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न्स विद फार्मर्स इंक्रीजिंगली फेवर वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो डैम नहीं था तो पानी नहीं था, पानी नहीं था तो जो है आप ऐसी फसलों को नहीं उगा सकते हो जिसमें ज़्यादा पानी लगता हो। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अब वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स को आप उगा रहे हो। कमर्शियल क्रॉप्स जो है हमने डिटेल में पढ़ा एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंक्रीजिंगली फेवरिंग वाटर इंटेंसिव क्या होता है भाई, वाटर इंटेंसिव क्या है, लेट से राइस है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, है ना, या ऐसी कोई भी क्रॉप जिसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, वैसी क्रॉप सब कौन उगा पा रहा है, किसान वहाँ पे उगा पा रहा है। नेक्स्ट क्या है, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है,
दिस शिट हैज इकोलॉजिकल repercussions नेगेटिव वर्ड है, इंक्लूडिंग सॉइल सैलिनाइजेशन विच कैन हार्म एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड सॉइल हेल्थ। अब देखो क्या है, डैम से पानी मिल गया, वो होता है ना, आबादी में कोई चीज़ मिल गई तो उसका आनंद उठाओ, तो वो आनंद उठा रहे हैं, हो रहा है। लेकिन डैम की वजह से क्या हो गया, सेलिनाइजेशन हो रहा है। सेलिनाइजेशन का मतलब होता है नमक बढ़ना, है ना, पानी का ज़्यादा खारा होना, और खारे पानी में खेती नहीं होती है। समंदर में खेती कहाँ होती है, ठीक है, समंदर किनारे देखा है ना, रेत होती है। आप बीचेस जो देखते हो इंडिया के, वो समंदर किनारे जो होते हैं वहाँ पर कोई खेती थोड़ी ना हो रही होती है। वो क्यों नहीं हो रही होती, क्योंकि खारे पानी नुकसानदायक होता है, तो वो सॉइल के लिए, सॉइल की हेल्थ के लिए खराब होता है। तो पॉइंट क्या है कि इससे एक फायदा ये भी देख रहे हो कि क्रॉप्स उग रही हैं, लेकिन आफ्टर अ टाइम डेफिनेटली वी विल सी दिस कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। सोशल लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन, हमने जो अभी पढ़ा नर्मदा बचाओ आंदोलन में, कि ग्रोइंग सोशल डिस्पैरिटी, इरिगेशन एडॉप्शन हैज ऑल्टर्ड द सोशल लैंडस्केप बाय एक्सासर्बेटिंग द गैप बिटवीन एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स एंड लैंड ओनर्स एंड लैंडलेस इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या है कि देखो, पहले जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे, उनकी बड़ी बड़ी ज़मीन है, वहाँ पर सब खेती हो रही है ना, लैंडलेस लेबरर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति है भाई, वो अपना गया और छोटा मोटा ही किसान है, छोटी सी ज़मीन ली, उस पर ही उगाया, और क्योंकि पानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉप ग्रो भी कर रही है, और फाइनली जी धीरे धीरे उसने अपना इनकम को ग्रो किया, ज़मीनें बड़ी खरीदी, और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पा रहा है। तो अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि एक ही स्लाइड में आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक जगह तो आप ये देख रहे हो कि क्रॉप बढ़िया ग्रो हो रही है बिकॉज ऑफ द वाटर, और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है। बट इन द लॉन्ग रन व्हाट यू कैन सी इज कि जो मिट्टी है उसमें खारापन बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो है एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब वही चीज़ पे वापस लौटते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से, कि भाई कॉन्फ्लिक्ट्स क्या राइज होते हैं डैम्स और वाटर रिसोर्सेज की वजह से। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी को फायदा किसी को नुकसान। डैम्स हैव जनरेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग स्टेक होल्डर्स सीकिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्स। मतलब क्या है भाई, ये डैम है, ठीक है, अब इससे इसको एक व्यक्ति को फायदा है, सेकंड व्यक्ति को भी फायदा है, और तीसरे व्यक्ति को भी फायदा है ना, चौथे व्यक्ति को भी फायदा है। तो एवरीवन वांट्स टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम। तो होगा क्या कि इनमें आपस में बुराइयां पैदा हो जाएंगी, आपस में इनकी लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, बिकॉज हर कोई चाहेगा कि मैं फायदा ज्यादा से ज्यादा ले सकूं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज अर्बन वर्सेस रूरल कॉन्फ्लिक्ट, शहर और गांवों के बीच का झगड़ा। क्या है झगड़ा, जैसे गुजरात का एग्जांपल है बुक में। गुजरात में फॉर इंस्टेंस द साबरमती बेसिन फार्मर्स एक्सप्रेस्ड देयर डिसकंटेंट ओवर प्रायोरिटाइजेशन अर्बन वाटर सप्लाई ड्यूरिंग ड्रॉट्स ऑलमोस्ट लीडिंग टू अ रायट। दंगा होता है, रायट का मतलब ये है कि भाई जो गुजरात के जो साबरमती बेसिन के पास रहने वाले, साबरमती नदी के किनारे या कहूँ कि साबरमती नदी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो झगड़ा था वो इस बात से था कि यार जब सूखा पड़ा, ठीक है, जब सूखा पड़ा तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन थे सरकार के पास, या तो रूरल और अर्बन एरियाज दोनों को पानी दे दे या किसी एक को दे दे, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, सबसे ज़्यादा प्रेफर किया अर्बन एरिया को, शहरी क्षेत्रों को पानी पहुँचाया, और रूरल एरियाज को पानी नहीं दिया। अब यार पानी नहीं मिलेगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा, ठीक है। अब डेफिनेटली ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पानी नहीं पी पा रहे, बट डेफिनेटली इतना कम पानी था कि सर्वाइवल पे क्वेश्चन उठ जाता। हो गए दंगे। देखो सिंपल सी बात है ना, कार्ल मार्क्स जो पढ़ाता था ना, हैव्स और हैव नॉट्स। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा तादाद में सामान है और जिसके पास बिल्कुल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो जाके जिसके पास सामान है उस पर अटैक करेगा। वही बात यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। ये एक अलग बीमारी है हमारे देश में। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स क्या है, अलग अलग स्टेट। अब क्या होता है, देखो एक स्टेट है, फिर उससे जुड़ा हुआ दूसरा स्टेट है, फिर तीसरा स्टेट है, फिर चौथा स्टेट है ना। ये मैंने फूल बना दिया, बट ये स्टेट्स हैं अलग अलग। अब क्या है कि भाई ये डैम जो है और जो रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो कभी कभी एक दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तो अब इसमें झगड़ा ही हो जाता है, मैं ज़्यादा पानी लूंगा, मैं ज़्यादा पानी लूंगा, मैं ज़्यादा पानी लूंगा। तो ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वही है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स कंसर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। बात देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट और बेनिफिट की बात है कि भाई कौन कितना फायदा लेगा, है ना, किसको कितना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो होता है ना भाई कि जब चार लोग मिलकर अगर कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, चार लोग मिलकर अगर कोई काम कर रहे हैं, तो सब में ये क्वेश्चन उठता है कि तुम कितना काम करोगे और कितना इसका बेनिफिट
लोगे। तो ये वाला झगड़ा भी आपको देखने के लिए मिलता है। अगला पॉइंट है, पॉइंट नहीं है बेसिकली, वो एग्जाम्पल है, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना बेसिकली, ये हम मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, जिसके पहले दो हमने देख लिया ऑलरेडी, ये तीसरा है। तो ये क्या है, कृष्णा और गोदावरी डिस्प्यूट। कृष्णा और गोदावरी दो नदियां हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्या है, किस किस से झगड़ा हुआ है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश सरकार का झगड़ा चल रहा है। तो अभी जो हमने पढ़ा ना कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो जाता है, तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कृष्णा और गोदावरी जो नदियां हैं उसको लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आपस में लड़ भिड़ गए। झगड़ा किस बात का है, द कंटेंशन स्टेम्स फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स प्लान टू डाइवर्ट मोर वाटर एट कोयना फॉर अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। हो गया, समझ गए कहानी कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला हम पानी का फ्लो जो है डाइवर्ट कर देंगे, जहां ऑलरेडी जा रहा था वहां से डाइवर्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि है ना हमें एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट तैयार करना है। अब यार सीधी सी बात है, मान लो आपके घर में रोज पानी आ रहा है और अचानक से बोला जाए अब आज से आपके घर में पानी नहीं आएगा, कहीं और जाएगा, तो गुस्सा ही करोगे और क्या करोगे। इम्पैक्ट तो इससे हो गया क्या, देखो इम्पैक्ट ऑन डाउनस्ट्रीम स्टेट्स। डाउनस्ट्रीम स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा मतलब समझो ऐसे, है ना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। डाउनस्ट्रीम का मतलब ये है, ये अपस्ट्रीम कह लो या डाउनस्ट्रीम कह लो, मतलब अपस्ट्रीम मतलब जहां से पानी जा शुरू हुआ, और डाउनस्ट्रीम मतलब जहां पर फ्लो होके जाएगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। तो डाउनस्ट्रीम जहां पर पानी जाना था, अब उनने बोला देखो पानी ऐसे जाना है, हम डाइवर्ट कर देते हैं, हम उधर नहीं भेजेंगे, तो क्या होगा, दिस डाइवर्जन वुड रिजल्ट इन रिड्यूस्ड डाउनस्ट्रीम फ्लो इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, पोटेंशियली लीडिंग टू एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन दीज रीजन्स। ठीक है, देखो हालांकि लिखा तो बस इतना ही है यहाँ पर कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा, बट सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से जुड़े हुई जितनी भी इकोनॉमी है सबको नुकसान होगा, खासतौर पे इंसानों को। ठीक है, क्योंकि पानी तो सबको ही चाहिए। आप समझ पा रहे हैं। तो बेसिकली हम कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट में क्या देख रहे हैं कि जस्ट बिकॉज एक स्टेट महाराष्ट्र ने कहा कि भैया हम पानी को डाइवर्ट करने वाले हैं, तो आंध्रा जो है, कर्नाटका जो है, ये खड़े हो गए। क्यों, कि भैया हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये सारी चीजें अराइज क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आते हैं नक्शे पर। ये नक्शा आपके लिए क्या कहूं, 5 स्टार 7 स्टार, जितने स्टार लगाने लगा लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैप, क्योंकि यहीं से आपको जो है मैप वर्क आएगा एग्जाम में। ठीक है, यहीं से आएगा आपको मैप वर्क। और मैं जो है एक सेशन भी लाया हूं, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने स्पेसिफिकली मैप वर्क पे बात की है ज्योग्राफी के सेशंस में। तो अभी फटाफट देख लेते हैं इस मैप को। एक ओवरव्यू तो मैं आपको दे ही देता हूं। देखिए भाखरा नंगल, ये है भाखरा नंगल डैम, ये है तेहरी, ये है नरौरा, ये है कोटा बराज, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, सरदार सरोवर। देखिए इसी के बारे में हमने पढ़ा है, नर्मदा रिवर पे इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। और ये है प्रवरा, ये है कोयना। कोयना अभी जो हमने पढ़ा कर्नाटका और आंध्रा वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है तुंगाभद्रा, फिर है मेट्टूर, इसके बाद है पेरियार। इस तरफ अगर आप चलेंगे, अच्छा सबसे ऊपर का तो मैं भूल ही गया, सलल प्रोजेक्ट बहुत फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट है रिहांद, इसके बाद है तिलैया, कोनार, इसके बाद यहाँ पर है मैथौन, हीराकुद। हीराकुद भी काफ़ी फेमस डैम है, मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपको फोटो दिखाई थी महानदी रिवर पे। और ठीक है, और क्या, मेरे ख्याल से ये देखिए नागार्जुन सागर, ये मुझसे छूट रहा था। तो मोटा मोटी कुछ देखो, इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं ना। तो मोटा मोटी कुछ आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, बुक में दी हुई हैं। आपको करना ये है बेसिकली कि आपको एक फ्लो में देखना है कि यार अगर मैं नॉर्थ से साउथ जा रहा हूं ना तो कौन कौन से डैम्स आ रहे हैं, अगर मैं ईस्ट से वेस्ट जा रहा हूं ना तो मुझे कौन कौन से डैम्स दिखाई दे रहे हैं। एक चीज तो आपको ये देखनी है। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि कौन सा डैम किस नदी पे दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, ये देखो राणा प्रताप सागर और गांधी सागर देखो। ठीक है, और यहाँ पर देखो रिवर का नाम चंबल आर, चंबल आर इज चंबल रिवर। ठीक है, तो ये चंबल नदी पे बने हुए हैं। ठीक है, फिर जैसे आप ये नरौरा देख रहे हो तो यहाँ पर आपको देखिए ये जो है यहाँ पर यमुना भी दिखाई दे रही है और इसके पैरेलली गंगा चल रही है ना। इसके बाद जो है जैसे सरदार सरोवर है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए नर्मदा रिवर है। इसके बाद प्रवरा जो है आपको गोदावरी रिवर पे दिख रही है। फिर कोयना जो है आपको कृष्णा रिवर पे दिख रहा है। तुंगभद्रा डैम जो है वो तुंगभद्रा रिवर पे ही है ना। मेट्टूर जो है वो कावेरी रिवर पे है। तो दिस इज हाउ यू शुड लुक एट दिस पर्टिकुलर मैप। तो आपको क्या देखना है कि भाई लोकेशन ऑफ ऑल द डैम्स, और ये आपको देखना जरूरी है
हम अलग से बात करेंगे एक पर्टिकुलर सेशन में, जहां पर मैं सिर्फ मैप वर्क पे बात करूंगा। बट स्टिल व्हाट आई वांट टू डू इस वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो, या आप अपनी बुक खोलो और इस मैप को ध्यान से देखो। गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, एंड जस्ट लुक एट द लोकेशंस ऑफ द डैम, क्योंकि ये लोकेट करने को आपको एग्जाम में आएगा। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि कौन सी नदी पर होते हैं। तो ये जो ब्लू ब्लू लाइंस है ना, ये सब नदियां हैं, ठीक है। और ये जो गोले लगे हैं ना, ये सर्कल्स हैं, दीज आर द लोकेशंस ऑफ द डैम्स। आप एक काम और कर सकते हो। अब ये थोड़ा एफर्ट वाला काम है, बट आपको करना चाहिए, है ना। मैं तो करवाऊंगा, लेकिन आपको भी करना चाहिए। वो क्या कि आप एक पॉलिटिकल मैप लो, ठीक है। जब आप एक पॉलिटिकल मैप लोगे ना, तो इससे क्या फायदा होगा, और पॉलिटिकल मैप लो और इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो, मतलब पॉलिटिकल मैप में सारे डैम्स बनाने की कोशिश करो, तो यू विल गेट एन आइडिया कि कौन सा डैम किस पर्टिकुलर स्टेट में है ना, किस पर्टिकुलर स्टेट में कौन सा डैम आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि जब एग्जाम में आएगा कि भाई लोकेट करो और लेबल करो, आप कर पाओगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ऑलरेडी शायद पता ही होगा, कि आपको जो आउटलाइन मैप देता है ना एग्जाम में, वो पॉलिटिकल मैप जैसे ही तो होता है है ना। तो आप जो है दुकान से पॉलिटिकल मैप, आउटलाइन मैप कह के कुछ भी खरीद लो। कुल मिला के मुद्दा ये है कि आपको वहां पर स्टेट की बाउंड्रीज ड्रॉ रहनी चाहिए, है ना। एक फिजिकल मैप होता है जो प्योरली ब्लैंक होता है, सिर्फ मेन इंडिया की जो बाउंड्रीज है वो देखती है। आपको स्टेट वाली बाउंड्रीज को वाले मैप में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई वांट यू टू प्रैक्टिस। चलिए, तो हमने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के अभी तक कई फायदे और नुकसान ऑलरेडी देख लिए हैं, विद एग्जांपल्स देख लिए हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द ऑब्जेक्शंस टू द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसमें हम ये कर रहे हैं कि हम फिर से उसके नेगेटिविटी को देख रहे हैं, मतलब उससे रिलेटेड नेगेटिविटी को देख रहे हैं कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आप अगर लगा रहे हो तो उससे क्या क्या नुकसान होने के चांसेस हैं। तो फेलियर टू अचीव देयर इंटेंडेड पर्पस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस बात के लिए तुमने डैम बनाया था वो काम ही नहीं हुआ, है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है, ठीक है। अब वो आरोप सही है गलत है वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डैम्स बिल्ट टू कंट्रोल फ्लड्स आयरॉनिकली ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू द सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वॉयर। कितनी बड़ी बात हो गई ना, कि भैया आप ये नदी फ्लो हो रही थी, आपने कहा था देखो डैम बना देंगे ना, तो इससे क्या होगा कि ये डैम पानी यहीं पे जमा हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा तो बाढ़ नहीं होगी। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये पानी बहकर आ रहा है और इससे जो सेडिमेंट्स है वो धीरे 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 से जमा हो रहे हैं, और फाइनली वो इतने ज्यादा यहाँ पर ज्यादा जमा हो चुके हैं कि अब जो है पानी क्या हो रहा है, अब पानी जो है उसका फ्लो कैसा है, ध्यान से देखोगे अगर आप, तो पानी का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई ये पानी यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया। अब वो क्या होगा, ये भरता चला जाएगा, तो डैम भी एक हाइट तक बना हुआ है ना। इसके बाद ये पानी क्या होगा, ऊपर से निकलेगा, वो डैम को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे रिलेटेड लोग हैं इस डैम से रिलेटेड, वो गेट खोल देते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी निकल के यहाँ आ जाता है। तो अल्टीमेटली फ्लडिंग तो आप करवा ही रहे हो, फ्लडिंग आपने रोकी कहाँ, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या, बिग डैम्स वर मोस्टली अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स ड्यूरिंग एक्सेसिव रेनफॉल। जो मैंने कहा ना कि भाई आप रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है या रिवर का पानी का फ्लो है, किसी भी मायने में कुल मिला के डैम्स पानी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। या तो डैम के टूटने का ही खतरा आ जाता है ना, और या तो फिर वो पानी ऊपर से बह के निकलता है। तो टूटने का खतरा ज्यादा हो जाए, इसीलिए लोग दरवाजे खोल देते हैं, बहने दो, पानी बह जाए जिसको बहना है आगे, बट डैम नहीं तोड़ने देना है। अब आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में जो है फ्लड्स आए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डैम के वाटर को रिलीज किया गया, नुकसान ही नुकसान, है ना। और इसकी वजह से क्या हुआ, सॉइल इरोजन भी हुआ, और जो जान माल को नुकसान हुआ वो तो हुआ, जान माल किसकी, इंसान की, जानवर की, है ना। नेक्स्ट, डिप्राइवेशन ऑफ सिल्ट फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स इंपैक्टिंग लैंड डिग्रेडेशन। अगेन तो देखो मोटा मोटी अगर आप देखोगे ना, तो एक तो सॉइल पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, दूसरा लोगों की, मैं लोगों क्यों कहूं, मैं ये कहूंगा कि फ्लोरा फौना और ह्यूमन बीइंग सबकी लाइफ पे ही बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। सबकी लाइफ पे ही बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है एनवायरनमेंट और हेल्थ पे क्या इंपैक्ट्स पड़े हैं। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की वजह से क्या हो गया है, अर्थक्वेक भी आया है। अब अर्थक्वेक का क्या फंडा है भाई, देखो प्रेशर बढ़ रहा है। अब ये थोड़ा साइंटिफिक मामला है, साइंस का मामला है, मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, बट वाटर जब स्टोर हो रहा है तो बेसिकली क्या है, वहां पे प्रेशर बिल्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रेशर बिल्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं, और ऑलरेडी आपको पता है कि प्लेट के नीचे मूवमेंट्स होती है, क्लास 9 में हमने देखा हुआ है ना, क्या देखा हुआ है
कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं, वो उनका अपना मूवमेंट होता रहता है, प्लेट्स का मूवमेंट अपनी जगह है, पानी अपनी जगह स्टोर हो रहा है, एंड इवेंचुअली क्या हो रहा है, अर्थक्वेक जैसी मामला बनना चालू हो जाता है। इसके बाद क्या हो रहा है, पानी से होने वाली बीमारियां। भाई पानी एक जगह जमा होता है तो पानी कहीं ना कहीं सड़ना भी चालू हो जाता है। तो ये नहीं कह रहा पूरा डैम का पानी सड़ता है, बट कहीं ना कहीं आपस के किनारों में आप देखोगे तो काई वगैरह जमना भी चालू हो जाती है। और इसके अलावा भी जो फ्लोइंग वाटर है उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है। पॉल्यूशन रिजल्टेड फ्रॉम द एक्सेसिव वाटर यूजेज। अब आप पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसके भी कई नुकसान है, वो तो खैर हमेशा ही चैप्टर की शुरुआत से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूरे चैप्टर को समराइज करूं तो हमने क्या देखा कि भाई पानी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, उसको आपको बचाना है, कंजर्व करना है। कंजर्व करने के लिए आपको स्पेशल बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, या कहा जाए कि स्पेशल आपको जो है कुछ एरिया डेवलप करना पड़ेगा, रिजर्वॉयर डेवलप करना पड़ेगा, और आपने उसको एक नाम दे दिया डैम। डैम हमने देखा एंशिएंट पीरियड में भी था, जिसका मेन पर्पस था इरिगेशन के लिए। फिर हमने कहा उसको मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स इन द मॉडर्न टाइम्स, और वो इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। हमने फ़ायदे देखे, हमने नुकसान देखे। फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ फ़ायदा है ऐसा नहीं है, सिर्फ नुकसान है ये भी सही नहीं है, फ़ायदा भी तो है। तो फ़ायदा और नुकसान हमने दोनों देखे, और हमको एक मोटा मोटी बात ये समझ में आ गई कि अगर सरकारें, अगर जनता हम सब एक्टिव रहें, है ना, तो वाटर भी कंजर्व हो सकेगा प्रॉपरली, और एनवायरनमेंट को भी कुछ खास नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में आप देखेंगे, मैं बात करूंगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, जहां पर आप ये देखेंगे कि एक तो डैम बना के हमने पानी को कंजर्व किया। अब अगली बार हम देखेंगे कि जो रेन वाटर डायरेक्ट जो ईश्वर बरसा रहा है, या कोई भी बरसा रहा है, आप माने या ना माने, पानी जो ऊपर से बरस रहा है उसको कैसे आप जो है सेव कर सकते हो, कैसे कंजर्व कर सकते हो, ताकि उसका फ्यूचर में इस्तेमाल हो सके। इस तरीके के सारे वीडियोस देखने के लिए, अगले वीडियो को भी देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, और जिसकी अपडेट आपको रेगुलरली उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पे मिलती ही रहती हैं। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है या आपको नोट्स चाहिए, आई मस्ट से, तो आप ऐप या वेबसाइट पे चले जाओ, और यहाँ पर ग्रैब ई नोट्स का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दैट एंड गेट द नोट्स, ठीक है। और डेफिनेटली हमारे कुछ कोर्सेज हैं, तो आपके कोई भी दोस्त, यार, रिलेटिव, व्हाटएवर, है ना, इफ दे वांट टू स्टडी, इफ दे वांट टू वॉच ऑल द वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगले टॉपिक में मिलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। थैंक यू सो मच।